नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपको ये बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको एक ऑप्शन सही चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, NH44 जो है वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इससे पहले NH7 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था। याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 है, जो श्रीनगर से लेकर कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 11 राज्यों से होकर ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 गुजरता है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो याद रखना NH548 यानी कि 548। NH548 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वर्तमान में। इससे पहले NH47A हुआ करता था और इसकी जो लंबाई है दोस्तों NH548 की लगभग 5 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 5 किलोमीटर है। आपको इतने फैक्ट कम से कम याद रखना है, कोई भी फैक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार। याद रखना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें अभी तक सिर्फ एक बार क्या हुआ है? संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, कब हुआ था? याद रखना दोस्तों, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, इसमें अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976, जिसके द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। और संशोधन में क्या किया गया था? संशोधन में दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक ने प्रथम बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? बताइए, किस मुस्लिम शासक ने प्रथम बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? जजिया कर क्या होता था दोस्तों? पहली चीज तो ये याद रखना, जो गैर मुसलमान रहते थे, मतलब जो व्यक्ति मुसलमान नहीं है, अगर उन पर कर लगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता था? जजिया कर कहा जाता था। ठीक है, और प्रथम बार जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था वो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक आपको पता होगा दोस्तों, ये तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति का मूल नाम नरेंद्र दत्त था? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस व्यक्ति का मूल नाम नरेंद्र दत्त था? तो याद रखना, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना कौन करते हैं? वेद समाज की स्थापना कौन करते हैं? बताइए, केशव चंद्र सेन करते हैं वेद समाज की स्थापना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर श्रीधर राइडू का नाम भी आपको दिखे तो याद रखना वो भी इसमें इंक्लूड है। वेद समाज की स्थापना में मुख्य रूप से केशव चंद्र सेन थे, और श्रीधर राइडू के नाम के आपको साथ में दिखे तो याद रखना वो भी वेद समाज में साथ में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का मूल किसे माना जाता है? भारतीय संगीत का मूल किसे माना जाता है? तो सामवेद दोस्तों याद रखना, इसे भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। क्या माना जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें से सामवेद को भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र को राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया था? किसने रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र को राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लाई थी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। क्या कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या विलय नीति। तो लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों
रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र को राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा का 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी लोगों को ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा का 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो है दोस्तों, इनकी आत्मकथा को 13 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था? शून्य आधारित बजट तकनीक को सबसे पहले अपनाया गया था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत में सबसे पहले शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? ये क्वेश्चन भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? इसका सही आंसर होगा गंगा नदी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको लूसेंट वगैरह जैसी किताबों में देखने को नहीं मिलते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओल्ड क्वेश्चन पेपर को लगाना पड़ेगा और ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सिकंदर ने झेलम के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? झेलम का युद्ध मतलब क्या है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर ने झेलम के युद्ध में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर ने झेलम के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए झेलम का युद्ध जो है, इसे बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है या हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। क्योंकि ये युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, इसलिए झेलम के युद्ध के नाम से ये युद्ध फेमस है। तो याद रखना दोस्तों, ये युद्ध होता है, झेलम का युद्ध है, सिकंदर और पोरस के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? पोरस के बीच में होता है। ठीक है, सिकंदर की सेना ने, आपको पता होगा दोस्तों, ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। अच्छा, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा जाता है और बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है 1764 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, अजमेर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अजमेर दोस्तों याद रखना, लूनी नदी के तट पर स्थित है। लूनी वही नदी है जो कच्छ केरल पर जाके क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चीनी यात्री ह्वेनसांग 630 ईस्वी में किसके दरबार में भारत आया था? तो हा से हैंसोंग और हा से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसोंग भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? सबसे पहली बात याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है 1526 में और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक था और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ऑरेंज सिटी या संतरा शहर किसे कहते हैं? तो भारत का ऑरेंज सिटी या संतरा शहर कहा जाता है नागपुर को। किसको कहा जाता है भाई साहब? नागपुर को भारत का ऑरेंज सिटी या संतरा सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बताइए, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, भीतरकनिका की बात करें या हम सिमलीपाल की बात करें, ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं और ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं उड़ीसा राज्य में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये कहाँ पर स्थित है? भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और एवरेस्ट कहाँ की है? एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये नेपाल में स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा है। ठीक है, केटू गार्डविन आस्टीन दोस्तों याद रखना, ये हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चूंकि दोस्तों ये ट्रांस हिमालय में आती है, इसलिए उसे भारत का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम जो है आपका कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इनकी आपको ऊंचाई भी याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के मंदिरों की शैली क्या कहलाती है? जैसे उत्तर भारत मतलब क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, आपका उत्तर भारत में जितने भी राज्य आते हैं, तो इधर जो मंदिरों की शैली होती है इसे कहा जाता है नागर शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली क्या कहलाती है? क्योंकि देखिए दोस्तों, उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं उनकी शैली को नागर, और दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली को द्रविड़ शैली कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में जाके, इसलिए याद रखना, उत्तर भारत में नागर और दक्षिण भारत में द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यदि दोनों शैली मिक्स हैं तो उसे बेसर शैली कहा जाता है। देखिए, उत्तर भारत में नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़, और अगर दोनों मिक्स हैं यानी कि नागर और द्रविड़, तो वो हो जाती है बेसर। ठीक है, इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार होता है पुरापाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है प्लिनी ने। किसने लिखा है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक प्लिनी ने लिखा है। इसकी किताब है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो डाइमेकस जो है ये बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आता है डाइमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोनिसियस किसके दरबार में भारत आया था? तो डायनीसियस जो है अशोक के दरबार में भारत आता है। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में भारत आता है। और आज का अंतिम सवाल है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अरबी थी, फारसी थी, हिंदी थी, या संस्कृत थी? आर्यों की भाषा क्या थी? इसका सही जवाब कमेंट करके बताना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।